कुछ जगह ऐसी होती है जो दिखने में जितनी शांत लगती है उतनी ही अंदर से बेचैन कर देने वाली होती है। और उन्हीं जंगलों में से एक नाम सुंदरवन का भी है। हालांकि सुंदरवन ने हमेशा ही मुझे आकर्षित किया है। बचपन में मैं जब कभी भी सुंदरवन का नाम किताब या डॉक्यूमेंट्री में सुनता था तो आंखों के सामने घना जंगल, जाल जाल में फैली नदियाँ और एक अजीब सा सन्नाटा उभर आता था। मैंने कई बार सोचा था कि कभी न कभी मैं इस जगह को जरूर देखूंगा, लेकिन समय और जिम्मेदारियां हमेशा आड़े आ जाते थे। पर फिर एक दिन मुझे वहां जाने का मौका मिल ही गया। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड को हम रोहित जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। मेरे सुंदरवन जाने का प्लान अचानक और अकेले जाने का ही बना था। इसलिए जब मैं कोलकाता पहुंचा, मैंने एक लोकल एजेंसी से संपर्क किया जिन्होंने सुंदरवन की यात्रा और गाइड की व्यवस्था की। उन्होंने मुझे एक आदमी से मिलवाया जिसका नाम था हरनाथ। उसकी उम्र यही कोई 50 के आसपास होगी। वैसे तो गाइड्स का काम बातचीत करने का होता है, लेकिन हरनाथ जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं था। बल्कि जब मैं उससे पहली बार मिला, उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बस इतना कहा, क्या आप अकेले हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया तो उसने बस हल्की मुस्कान दी और अपना सामान उठाकर चल पड़ा। फिर हमने काकद्वीप से एक छोटी नाव पकड़ी जो हमें सुंदरवन के एक किनारे पर छोड़ने वाली थी। नाव में बैठते ही वो हवा का ठंडा झोंका जो मेरे चेहरे से टकराया, उसमें एक अजीब सी गंध मिली हुई थी। वो गंध जो शहरी हवा से बिल्कुल अलग था। शहर से वहां पहुंचने के बाद शुरुआत में तो मुझे सब कुछ शांत और आकर्षक लग रहा था। चारों ओर फैली पानी, दूर दूर तक फैली हरियाली और उन पर बैठे सैकड़ों तरह की चिड़ियों की आवाज़ें। मैं अपनी डायरी में कुछ नोट्स ही लिख रहा था कि तभी हरनाथ ने मुझसे कहा, यहाँ आवाज़ें बहुत ही मायने रखती है। कभी कभी जो सुनाई देती है वो असली नहीं होती, और जो सुनाई नहीं देती वो सबसे बड़ा संकेत होती है। हालांकि मुझे हरनाथ की बातें उतनी समझ में नहीं आई, लेकिन मैंने मुस्कुराते हुए उसकी बातों पर हाँ में हाँ मिलाया। लेकिन मन में उस बात को सुनकर एक हल्की सी हलचल जरूर होने लगी थी। खैर, हम जिस दिशा में जा रहे थे वहाँ इंसानी आबादी बहुत कम थी। हरनाथ ने बताया कि वहाँ कुछ छोटे छोटे गांव हैं, लेकिन अधिकतर इलाका वीरान ही है। शाम तक हम एक छोटे से टापू जैसे स्थान पर पहुंचे जहाँ एक पुराना सरकारी वॉच टावर और उसके पास ही एक खाली मैदान था जहाँ हमने अपना पहला डेरा डाला। वहाँ रात होते होते जंगल की हवा में ठंडक और भी बढ़ सी गई थी, इसलिए मैं टेंट के बाहर बैठकर अपनी थकान मिटा रहा था। उसी बीच आसपास के पेड़ों से उल्लुओं जैसे कई चिड़ियों की आवाज़ आने लगी, मगर वो आवाज़ सामान्य से थोड़ी अलग थी, क्योंकि उस जंगल में उन उल्लुओं की आवाज़ को ज़्यादा ही डरावनी लग रही थी। और उन्हीं के बीच में लोमड़ियों और भेड़ियों की आवाज़ उस माहौल को और भी रहस्यमय और डरावना बना रही थी, क्योंकि कभी कभी सियारों की लंबी चीख के बाद पूरे जंगल में सन्नाटा पसर जाता था। इतना सन्नाटा कि उस सन्नाटे में मैं खुद के सांस लेने की आवाज़ को भी सुन सकता था। खैर, इन्हीं सभी अनुभवी पलों के बीच मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने इस सफ़र को एक बुरे सपने में बदल दिया। दरअसल उसी रात जब हम लोग खा पीकर सो रहे थे, तब रात के यही कोई 1 बजे मैंने टेंट के बाहर कुछ आवाज़ सुनी। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब मैंने गौर से सुना तो वो किसी के भारी कदमों की आवाज़ थी।
जिसे मैं पहले इसलिए नहीं समझ पा रहा था क्योंकि बाहर कीचड़ होने के वजह से वो आवाज़ समझ में नहीं आ रहे थे। पर धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि वो किसी के चलने की आवाज़ है। उस वक्त हरनाथ भी टेंट के अंदर ही था, लेकिन वो सो रहा था। हालांकि मैंने हरनाथ को जगाने के बारे में सोचा, पर यह सोचकर कि बाहर कोई आदमी होगा, इसलिए मैंने हरनाथ को नहीं जगाया। लेकिन कुछ ही पलों के बाद ये धीरे धीरे और भी अजीब होता गया, क्योंकि जो कोई भी बाहर चल रहा था वो अब भी टेंट के पास से गया नहीं था, बल्कि वो टेंट के आसपास ही चक्कर लगा रहा था, जैसे कोई भूखा जानवर अपने शिकार का चक्कर लगाता है। अब मुझे हरनाथ को जगा देना चाहिए, लेकिन जैसे मैं उसे जगाने गया वो चलने का आवाज़ धीरे धीरे बंद हो गया, ऐसे मानो जैसे वो वहाँ से चला गया हो। वैसे तो उस वक्त तक तो चिंता की कोई बात नहीं थी, पर जब सुबह हुआ और मैंने टेंट के आसपास देखा तो वहाँ किसी के भी पैरों के निशान नहीं थे, जबकि टेंट के आसपास की ज़मीनें बहुत ही गीली थी। इसीलिए ये सब मैंने तुरंत जाकर हरनाथ को बता दिया, पर उसने मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उसने मेरी बातों को ये बोलकर टाल दिया कि यहाँ ऐसा होता रहता है। वैसे तो मैं भी ये सब मानने को तैयार था, लेकिन हरनाथ की आंखें वो कुछ और ही कह रही थी। उनमें एक ऐसा भाव छुपा हुआ था जैसे वो मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो। खैर, उस दिन हम जंगल के और भी अंदर की ओर निकले। नाव से उतरकर एक ऐसे इलाके की ओर बढ़े जहाँ पानी की धाराएं पतली थी और झाड़ियाँ घनी। रास्ते में हरनाथ ने बताया कि इस इलाके में शेर नहीं है, मगर किसी और बड़े जानवर के किस्से सुने जाते हैं। पर कौन सा जानवर, उसने कोई नाम नहीं लिया। उसने बस इतना कहा, सब जानवरों के अपने अपने इलाके होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो इंसान और जानवर दोनों को परखती है। खैर, हम जंगल के अंदर जाते जाते दोपहर तक एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहाँ कई पेड़ों के बीच एक पुरानी झोपड़ी जैसी संरचना थी। शायद वो किसी पुराने वनकर्मी का घर था, जहाँ पर हम कुछ घंटे आराम करने वाले थे। उस समय हरनाथ कुछ खाने पीने का सामान निकाल रहा था और मैं वहाँ चारों ओर देखने लगा। उसी बीच मेरी नज़र एक पेड़ पर पड़ी। उस पर गहरे नाखूनों के निशान थे। वो निशान इतने गहरे थे कि उसके वजह से पेड़ की ऊपरी परत पूरी तरह से उतर गई थी। जब मैंने हरनाथ से पूछा तो उसने कहा कि शायद वो किसी भालू ने किया होगा, लेकिन वो सभी निशान इतने बड़े थे कि वो भालू के पंजे से कहीं ज़्यादा बड़े लग रहे थे। इसलिए मुझे उसके बातों पर विश्वास नहीं हुआ, पर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। शाम होते होते चारों तरफ से जानवरों की अलग अलग आवाज़ें आने लगी। कभी उल्लुओं की आवाज़ें, तो दूर कहीं से सियारों की आवाज़। वैसे तो अंधेरे में उन आवाज़ों को सुनकर मैं डर जाता था, लेकिन उस रात जो मेरे साथ हुआ उसके सामने ये तो कुछ नहीं था। दरअसल पिछली रात जहाँ पर हमने टेंट लगाया था, ये जगह उससे कई किलोमीटर दूर था, पर वही आधी रात के करीब पिछले रात के तरह ही हमारे टेंट के पास मैंने किसी को चलते हुए सुना, जो हमारे टेंट के एकदम करीब से चक्कर लगा रहा था। उस आवाज़ को फिर से सुनकर मैं घबरा गया और घबराते हुए मैंने पूछा कि बाहर कौन है। हालांकि मैंने सोचा था कि मेरी आवाज़ को सुनकर बाहर जो कोई भी है वो वहाँ से चला जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मेरी वो पूछने पर वो आवाज़ कुछ समय के लिए बंद हो गया। लेकिन कुछ समय के बाद बाहर जो कोई भी था वो फिर से टेंट के आसपास चक्कर काटने लगा, जिसे सुनते ही मैं और भी डर गया, क्योंकि टेंट ज़्यादा बड़ा नहीं था
यानी कि टेंट के बाहर जो कोई भी था वो हमारे बहुत ही करीब था। इसलिए मैं डर के मारे हरनाथ को बुलाने लगा और जब वो नींद से जागा तब मैंने उसे टेंट के बाहर की ओर इशारा किया जहां से वो आवाज आ रहा था। वैसे तो उस हालत में मैं डरा हुआ था, पर जब मैंने हरनाथ को देखा तो वो भी घबराया हुआ था, इसलिए वो बाहर नहीं गया। उसने बस इशारे से मुझे चुपचाप बैठे रहने को कहा। उस रात जब तक वो आवाज नहीं रुका तब तक मैं हिला भी नहीं था। डर के मारे मेरा पूरा शरीर अकड़ चुका था। पर जब मैंने सुबह होते ही टेंट के बाहर देखा मैं हैरान रह गया, क्योंकि बाहर टेंट के आसपास किसी के पैरों के निशान थे, लेकिन वो ना तो इंसानी लग रहे थे और ना ही जानवरों के। पर जमीन पर कई जगहों पर खरोचने के भी निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से उन्हें खरोंचा हो। वैसे तो उन खरोचने के निशान को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जंगली जानवर का काम है, मगर आसपास के पैरों के निशानों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी जानवर के पैरों के निशान हैं। पर ऐसा क्यों है, ये सवाल मैंने हरनाथ से पूछा, पर उसने एक बार फिर से ये बोलकर टाल दिया कि वो शायद किसी जंगली जानवर का काम है। वैसे तो ये सब मेरे लिए काफी अजीब था, पर हर बार एक ही चीज का बार बार होना उस चीज ने मुझे सोच में डाल दिया था। क्योंकि तीसरी रात भी जब हम एक सरकारी वॉच टावर के पास पहुंचे तब भी मेरे साथ यही हुआ। असल में जब हम वहां पर पहुंचे थे तब वहां अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही थी, जैसे किसी जानवर ने वहां किसी का शिकार करके उसे खाया हो और बाकी बचा जानवर का शरीर वो सड़ चुका हो। खैर इन सब चीजों को तो एक्सप्लेन किया जा सकता था, पर उस रात भी जो हुआ उसे ना सिर्फ समझ पाना बल्कि बिना देखे समझा पाना भी मुश्किल है। दरअसल उस रात भी जब हम दोनों उस नए टेंट की जगह पर सो रहे थे तब मैंने बाहर फिर से किसी के चलने की आवाज सुनी। हालांकि हरनाथ की बातों को याद करके मुझे बाहर जाने का हिम्मत नहीं हो रहा था, ये सोचकर कि कहीं अगर वो जंगली जानवर हुआ तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। पर उस आवाज को और भी करीब आता सुनकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने टॉर्च उठाया और अंदर से ये पूछने लगा कि बाहर कौन है। और मेरे ऐसा पूछते ही जब वो आवाज बंद हुआ मैं टॉर्च लेकर सीधे टेंट के बाहर निकला। पर जब तक मैं टेंट के बाहर निकला मैंने किसी को भागते हुए देखा, कुछ ऐसा जो दिखने में बहुत ही भयानक था। वैसे तो मैंने उसे सामने से नहीं देखा, पर जब वो भाग रहा था तब मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी उसके तरफ की, इसलिए पीछे से मैंने जितना देखा मैं उतना बता रहा हूँ। उसका शरीर दिखने में तो इंसानों के तरह ही था, लेकिन वो इंसानों से थोड़ा लंबा और उसके हाथ पैर अजीब तरीके से टेढ़े मेढ़े थे, किसी जानवर की तरह। उस डरावने जीव को अपने सामने देखकर मैं डर के मारे सुन पड़ गया। उसे देखकर मैं इतना हैरान था कि मैं थोड़ा सा भी उस जगह से नहीं हिला। उसी बीच मैंने उसे एक पेड़ के पीछे जाते हुए देखा, पर वो वहां से सीधे नहीं भागा, बल्कि वो अब मेरी तरफ घूरकर देख रहा था, जो कि मैं इसलिए समझ पाया क्योंकि जब मेरी टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ रही थी तब उसकी आंखें चमक रही थी, बिल्कुल किसी जानवर के जैसे। उस पल में उसे देखकर इतना बौखला गया कि मैं डर के मारे सीधे टेंट के अंदर भागा और वहां जाकर मैं हरनाथ को बुलाने लगा। पर हरनाथ जब तक मेरे साथ बाहर आया तब तक वो परछाई वहां से कहीं जा चुकी थी। मैंने क्या देखा ये मैं हरनाथ को समझा नहीं पा रहा था, पर मुझे बार बार हड़बड़ाता हुआ देखकर वो यही कह रहा था कि मुझे कोई वहम हुआ होगा। पर नहीं, मैं ये अच्छे से जानता था कि मैंने क्या देखा, जिसमें सबसे खौफनाक बात ये थी कि वो अजीब सा चीज़
पिछले 2 रातों से हमारा पीछा कर रहा था, इसलिए मैंने हर नाथ से उसके अगली सुबह ही वहां से लौटने को कहा। आज भी जब मैं उन रातों को याद करता हूँ तो सबसे ज्यादा जो मेरे जहन में आती है वो है वही परछाई जिसको मैंने 1-2 झलक के लिए देखा था, पर वो कुछ झलक भी मेरे लिए कई घंटों के बराबर थे। उस समय मेरे लिए सब कुछ शांत हो गया था। उस एक पल के लिए मानो जैसे पूरा जंगल ही थम गया था। न हवा चल रही थी और ना ही कोई आवाज आ रहा था, बस वहां मैं और वो परछाई थी। हालांकि मैं आज तक ये तय नहीं कर पाया कि वो कौन था या क्या था। उसका होना तो असंभव सा है, पर फिर भी मैं जानता हूं कि वो मौजूद है और शायद वो अब भी वही है, उसी जंगल में, उसी सन्नाटे में छुपा हुआ। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि रोहित जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।